नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। आज गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश बुद्धि के देवता गणपति को याद करना नितांत आवश्यक। हम आज के चैप्टर न्याय व्यवस्था पर बात करें, लेकिन उससे पहले गणेश जी पर बात करना निहायत जरूरी। रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, उनका प्राकट्य दिवस है और पूरा भारतवर्ष गणेश उत्सव में डूबा हुआ है। आप भी अपने घर पर भगवान गणेश की पूजा, वंदना, आराधना, अर्चना कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं भगवान गणेश जो हमारे आदि देव हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ों से आपका रूबरू कराना ज़रूरी समझता हूँ। आज का चैप्टर न्याय है और भगवान गणेश के हमने न्याय व्यवस्था पर आज बात की है, बात करने का मन भी है हमारा। तो लेकिन पहले गणेश जी के बारे में कुछ जनरल बातें, सामान्य जो आपको अब तक आपने उस नज़रिए से न देखा हो तो देखें आप उसको। गणपति या भगवान गणेश के बारे में एक कहा जाता है कि उनका एक शब्द, एक नाम है उनका, गणाध्यक्ष। और गण का मतलब होता है दूत। तो भगवान गणेश किन के दूत हैं, कौन से गणों के दूत हैं? तो आप अगर ऐतिहासिक धार्मिक किताबों में जाएंगे तो उनके दूतों के नाम आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन मैं एक लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, और मैंने भगवान गणेश पर 3 उपन्यास लिखे हैं और मेरा पहला उपन्यास भगवान गणेश पर विनायक सहस्त्र सिद्धे है, जो अमेजन पर उपलब्ध और जो देश भर में पढ़ा गया, बहुत बड़ी संख्या में, काफ़ी संख्या में लोगों ने उसको देखा। आप भी चाहें तो मंगा के पढ़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। गणाध्यक्ष क्यों कहा गया इनको? तो हमने इसकी मानवीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर और मनुष्य के जीवन के संदर्भों में मैंने गणपति की एक कल्पना की और एक व्याख्या की है हमने। प्रत्येक मनुष्य के पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आप पढ़ते आए हैं उनको। ज्ञान की 5 इंद्रियां हैं और कर्म की 5 इंद्रियां, तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 इंद्रियां हो गई हैं। इन 10 इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला कौन है? ज्ञान की जो 5 इंद्रियां हैं, इनको चलाने वाला, और कर्म की 5 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? और वो हैं गणपति, यानी जो इन गणों के अधिपति हैं। निश्चित रूप से वो गणपति ये तो हैं ही हैं, आदि देव हैं भगवान गणेश। तो इनको तो हम जानते ही हैं। लेकिन भगवान गणेश ने, इन गणपति ने अमूर्त रूप में अपना आकार विस्तारित किया और प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में गणपति के रूप में स्थापित हो गए। इसलिए ये 11वें गणाध्यक्ष के रूप में इनको आप काउंट करें तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनके ऊपर जो नियंत्रण करने वाला है वो है हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि। और जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है, वही गणपति का प्रतीक है, वही भगवान गणेश का प्रतीक है। भगवान गणेश ने सबको बुद्धि दी है, भगवान गणेश ने सबको ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, आत्मचिंतन का भाव दिया है और अच्छे बुरे की पहचान दी है। तो भगवान गणेश कहते हैं कि मेरी आराधना तब सफल होगी जब सबसे पहले मैं जो आपके मस्तिष्क में विराजमान हूँ, आपके हृदय और आपकी आत्मा में विराजमान हूँ, उसको आप अपने आप को पहचानें। मेरी वंदना करें तब जब पहले आप अपने भीतर बैठे हुए गणेश की वंदना कर लें। और अपने भीतर बैठे हुए गणेश की वंदना कैसे करेंगे आप? ये इसका उदाहरण खुद गणेश जी ने दिया था। आपको वो कथा, वो कहानी तो याद है ही है, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव जब बैठे हुए थे तो कार्तिकेय और गणेश अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे सभी लोग। तो ये दोनों भी वहाँ विराजमान थे। तो विवाह का प्रसंग चल पड़ा कि विवाह पहले किसका करें, कार्तिकेय का विवाह पहले करें या गणेश जी का विवाह पहले करें, किसका विवाह पहले करें? तो भगवान शिव ने एक परीक्षा का आयोजन किया और भगवान शिव ने परीक्षा का आयोजन करके कहा कि जो भी इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, पृथ्वी का नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगा के आ जाएगा, उसी का सबसे पहले विवाह होगा। अब आप तो जानते ही हैं, कार्तिकेय जी का वाहन तो उड़ने वाला और भगवान शिव का, भगवान गणेश का वाहन तो छोटा सा मूसक। अब अगर मूसक पर बैठकर या चूहे पर बैठकर गणेश जी अगर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकलेंगे तो सोचिए कब तक लौट कर आएंगे। कार्तिकेय जी तो अपने वाहन पर बैठे और उड़ गए तुरंत ही,
जैसे ही पिता का आदेश हुआ वो ब्रह्मांड को नापने के लिए चले गए। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और गणेश जी ने जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे, उन्होंने अपने चूहे की सवारी की, बैठे उस पर और बैठ करके माता पिता की यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा की और परिक्रमा लगा कर आकर खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत देर बाद कार्तिकेय भी लौट कर आ गए। तब भगवान शिव ने पूछा कि भाई गणपति गणेश, आपने तो केवल हमारी परिक्रमा की है और कार्तिकेय जी तो वास्तव में ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे हैं, तो आप बताइए विजेता कौन होना चाहिए आपकी दृष्टि में। तो भगवान गणेश ने कहा कि मैं ही विजेता हूँ। तो उनका कैसे हैं आप विजेता? तो उन्होंने कहा कि जो माता पिता की परिक्रमा कर ले तो समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा उसी में निहित है। माता पिता में सारा ब्रह्मांड समाहित है। और इस बात के लिए देव परिषद बुलाई गई और सारे देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और अन्य सारे देवी देवता, इंद्र आदि सारे देवता इकट्ठे हुए और सब देवताओं ने अंत तो गत्वा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हाँ, गणेश जी ही सही हैं, क्योंकि माता पिता में ही पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि गणपति बुद्धि के देवता हैं, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्धिक चातुर्य के साथ भावनात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और यथार्थ को भी ध्यान में रखते हुए माता पिता को भी प्रसन्न किया और इस तरह गणेश जी का विवाह पहले निर्धारित हो गया। और आपको पता ही है गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ, उनकी 2 पत्नियां हैं और गणेश जी के पूरा परिवार ही जो है ना वो वंदनीय है। देखिए आप, उनके पुत्रों के नाम हैं लाभ और शुभ, लाभम और शुभम। तो लाभ और शुभ उनके पुत्र हैं। यानी गणपति कहते हैं, गणेश जी कहते हैं कि जब बुद्धि से कोई काम आप करेंगे, विवेक से कोई भी काम आप करेंगे, तो आप निश्चित मानकर चलेंगे कि आपको सफलता मिलेगी। रिद्धि सिद्धि आपके द्वार पर होगी और रिद्धि सिद्धि जब आपके द्वार पर होगी तो लाभ और शुभ भी आपको अपने आप प्राप्त, शुभ लाभ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शुभ लाभ भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा आपको, क्योंकि जब आपने विवेक से काम किया, परिश्रम से काम किया तो स्वतः प्राप्त होगा। गणेश जी के बारे में बहुत मज़ेदार बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन हम उन पर बहुत विस्तार से नहीं जाके थोड़ी सी संक्षेप में बात करेंगे। गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रारंभ जो था वो विघ्न कर्ता के रूप में हुआ था। उनका प्रारंभ, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी वो विघ्न कर्ता के रूप में। जैसे आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, गली में कोई देखिए कि आप एक ऐसा बालक जो सब जगह तोड़ फोड़ और सारी शरारतें करता फिर रहा हो, विघ्न कर्ता के रूप में। तो गणेश जी भी शिव के पुत्र, पार्वती के लाडले, तो सारे ऋषि मुनियों को भी उन्होंने तंग कर रखा था, उनके यज्ञ नहीं करने देते थे, उनके यज्ञों को ध्वंस कर देते थे। तो सब ने मिल कर के आके भगवान शिव से और पार्वती से प्रार्थना की कि आपके पुत्र ने हमारा जीना हराम कर रखा है। तो भगवान शिव ने एक दिन गणपति को बुलाया और गणपति को बुला के पूछा कि भाई तुम ये उपद्रव क्यों कर रहे हो, ये क्या तुमने शैतानी कर रखी है? तुम्हारा अध्ययन अध्यापन में पढ़ने में मन होना चाहिए था, तुम्हारा बाल्यकाल है और तुम ये विघ्नकर्ता के रूप में विख्यात हो रहे हो। तो भगवान गणेश ने कहा कि ये जो ऋषि मुनि यहाँ जितना यज्ञ हवन दान धर्म तपस्या सब कर रहे हैं, इसमें ये न्यायोचित काम नहीं कर रहे हैं। भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आपको ये कैसे कह सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि न्यायोचित काम नहीं कर रहे? तो उसने कहा कि यज्ञ का एक भाग, अवशिष्ट भाग उन प्राणियों के लिए भी छोड़ना चाहिए जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अवशेष भाग ये लोग यज्ञ में या तो सारा यज्ञ में समाहित कर देते हैं या फिर बचा हुआ जो भी कुछ बच जाता है उसको सौर समेट के जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो ले जाते हैं। तो वहाँ जितने भी जीव जंतु उस यज्ञ के इर्द गिर्द मंडराते हैं, जितनी आत्माएं, जितने प्राणी वहाँ रहते हैं, वो सब इस अपेक्षा के साथ कि ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो हमें भी कुछ भक्ष्य पदार्थ मिलेगा, हमारे हिस्से में भी कुछ लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ये नहीं हो रहा, इसलिए मुझे इनके यज्ञ में विघ्न डालना पड़ता है। भगवान शिव को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आज के बाद आप ये ध्यान रखें कि जब कभी भी आप यज्ञ कर्म कर रहे हों तो जो हविष्य होता है, जो यज्ञ में चला जाता है, जो अग्निकुंड में चला जाता है, उसको तो जाने दें, लेकिन उसके बाद जो बाहर नीचे गिर जाता है उसको आप समेटे नहीं बल्कि उसे अन्य प्राणियों में वितरित करें, क्योंकि उस यज्ञ की भविष्य से बची हुई सामग्री पर अन्य प्राणियों का भी हक है। और इस तरह इन्होंने न्याय की स्थापना की।
स्वयं गणपति ने अपने जीवन को कैसे प्रतिस्थापित किया था ये भी समझें आप। गणपति आज के जो जनरेशन है वो समझ सकती है, मेरे इस वक्तव्य को अच्छे से समझ लीजिए आप, कि भगवान गणेश ने बॉडी शेम से बॉडी फेम की यात्रा पूरी की है। बॉडी शेम आप जानते हैं आज के लिए प्रयोग बहुत होने लगा है, ये शब्द बहुत काम में लिया, बॉडी शेम। कोई किसी का रंग काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ठिगना है, कोई लंबा है, तो उसके लिए बॉडी शेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बॉडी शेम भगवान गणेश जी के बारे में भी ये था कि इतनी बड़ी सूंड उनकी, यानी इतना बड़ा उनका नाक, बड़े बड़े कान, छोटी छोटी आँख, इतना बड़ा पेट, उधर इनका, तो ये उनका बॉडी शेम था। बाल्यकाल में उनको देख करके बच्चे मनोविनोद करते थे, बाद में देवता, जब बड़े हुए तो बड़े देवताओं में भी ये चर्चा होने लगी। लेकिन जब गणपति ने अपना बुद्धि कौशल दिखाया और अपना मानसिक कौशल विकसित किया और रिद्धि सिद्धि के साथ उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और फिर जिस तरह से काम शुरू किया, तो आप देखिए पूरे सनातन धर्म में, बल्कि शायद किसी भी दूसरे धर्म में ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं मिलेगा आपको। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में कहा ही जाता है कि सारे देवताओं की, सारे देवों की पूजन बाद में होगी, सबसे पहली वंदना और सबसे पहली पूजा किसकी होती है? कोई भी शुभ काम कर लीजिए, किसी भी तरह का काम कर लीजिए घर में, उस कार्य के लिए सबसे पहली वंदना गणपति की। गणपति का आह्वान, गणपति की स्थापना और गणपति का पूजन, यह है भगवान गणेश का बॉडी शेम से बॉडी फेम की यात्रा। यानी जो उनके शरीर पर लेकर जो आक्षेप लगाए गए थे, उन आक्षेपों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया और उन्होंने अपने कार्य से सिद्ध किया। और इसीलिए देखिए गांव गांव, गली गली तो छोड़ दिए, प्रत्येक घर में गणपति की पूजा होती है। और तो छोड़िए, आप घर के बाहर दरवाजे पर गणेश जी सबसे पहले बैठे मिलेंगे आपको। यही गणपति हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के भी मुखिया बने थे। जी हाँ, यही गणपति हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मुखिया बने थे। आपको याद ही होगा, महाराष्ट्र में जब स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा चल रही थी और यात्रा में जब बहुत सारी जगह पर व्यवधान पैदा शुरू हुए थे, तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? उन्होंने मिट्टी के गणेश बनाए और गली गली, गांव गांव, छोटे छोटे मोहल्लों में युवकों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि ये गणपति जो हैं, ये हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के नायक हैं, इनकी वंदना कीजिए, इनकी पूजा कीजिए और यहाँ देश की स्वतंत्रता का संकल्प लेकर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और आप देखिए आज गणेश उत्सव कितने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र से चला और आज पूरे भारत में फैल गया। वो स्वतंत्रता के, मैं तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे गणपति, क्योंकि प्रतीक के रूप में खड़े हुए, लेकिन उन्होंने आत्मसंचार दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी हम सबको, और हमको बताया कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और उसको कैसे हासिल किया जाता है। तो ये आज गणपति गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना हम करते हैं और उनकी जो वंदना है वो तो आप जानते ही हम कि उनकी जो आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, तो उसमें आता है ना कि गणपति आप हमें क्या क्या दें। तो वो कहते हैं कि गरीबों को, संतानहीनों को संतान दें, गरीबों को धन दें, न्याय दें। यही न्याय है। गरीब की सहायता करना ही सबसे बड़ा न्याय है और गणपति इसमें सबसे आगे माने जाते हैं। और गणपति कितनी छोटी सी चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं कि और कुछ नहीं है तो आप केवल दुर्वा का मतलब दोब जो घास जो होती है ना, घास के तिनके उठाइए और उसको तोड़िए, थोड़ा सा उनका एक समूह बनाइए और भगवान गणपति को चढ़ा दीजिए। गुड़ धानी से खुश हो जाते हैं। तो ऐसे जो गणपति बप्पा मोरिया हैं हमारे ये। और आज गणेश चतुर्थी पर है, तो ये छोटी सी एक कथा, एक कहानी के माध्यम से हमने गणेश चतुर्थी पर उनको प्रणाम करते हुए, आपकी सफलता के लिए कामना करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनसे प्रेरणा लें और उसके आधार पर ही हम आगे आज के इस पाठ को भी प्रारंभ करते हैं। राजनीति विज्ञान में आज हमारा जो चैप्टर है वो है न्याय। तो न्याय में मित्रों हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्याय के इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। न्याय का परिचय, अवधारणा, न्याय के विविध आयाम, न्याय का अर्थ, विचारकों के, न्याय के संबंध में विभिन्न विचारकों के क्या विचार हैं, उनकी परिभाषा, प्लेटो और अरस्तू का न्याय क्या है, हेयक, रॉबर्ट और लॉजिक क्या न्याय के बारे में बात करते हैं, जॉन्स रॉयल न्याय का सिद्धांत क्या बताते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। तो अब हम बात करेंगे न्याय की अवधारणा क्या है या न्याय का परिचय क्या है। दरअसल में न्याय जो है वो एक ऐसी सर्वव्यापी और शाश्वत
अवधारणा है जिसका सर्वोच्च स्थान है। और न्याय की जो परिकल्पना है, राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से बात करें या राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से बात करें तो यह सर्वोच्च है हमारे लिए। न्याय किसी भी सभ्य समाज की पहचान है और उसकी कसौटी है। अगर कोई समाज सभ्य है, विकसित है, उन्नत है, तो कैसे पहचानेंगे आप इसे? तो पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि क्या वह समाज न्याय पर आधारित है, न्याय व्यवस्था पर आधारित है। और न्याय व्यवस्था वो नहीं है, माइट इज राइट वाला न्याय नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो न्याय नहीं है। न्याय है तथ्यों के आधार पर, मानवीय मूल्यों के आधार पर, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर, कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर जो होगा वह न्याय कहलाएगा। तो न्याय विहीन समाज क्या होता है? न्याय विहीन समाज अराजक होता है। और सेंट अगस्टाइन कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। ये बहुत याद रखने योग्य स्टेटमेंट है, ये पढ़िएगा आप, याद रखिएगा कि ऑगस्टाइन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह समुद्री लुटेरों जैसा है। यानी आप जैसे लूटपाट करने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, समुद्री लुटेरा, मैंने वही माइट इज राइट, जंगल का शासन, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। तो हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे न्याय विहीन समाज कहेंगे, इसे अराजक समाज कहेंगे। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि समानता समानुपातिक और सामाजिक व्यवस्था का संतुलन है। और ये जो सामाजिक संतुलन है, यही संतुलन क्या कहलाता है? यही संतुलन न्याय कहलाता है। किस किस में संतुलन होना चाहिए? सामाजिक व्यवस्था में संतुलन होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में संतुलन का क्या मतलब है? सामाजिक व्यवस्था में संतुलन का मतलब है कि साधन विहीन और साधन युक्त व्यक्तियों के बीच में एक तारतम्य होना चाहिए, अर्थात साधनों का वितरण समान रूप से होना चाहिए। अगर साधनों का वितरण समान है तो न्याय होगा। इसी बात को अर्नेस्ट बॉर्कर ने भी अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज में इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को ही न्याय का सहयोगी माना जाना चाहिए। न्याय का सहयोगी कौन है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्रता के बिना, समानता के बिना और बंधुत्व के बिना न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अर्नेस्ट रॉबर की जो ये कथा, ये जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण को याद रखने की आवश्यकता है। और न्याय के 3 मानदंड जो बताए हैं, उन तीनों मानदंडों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आवश्यकता के आधार पर वितरण, क्षमता और अधिकारिता, ये 3 बातें इसमें शामिल हैं। क्या क्या 3 बातें शामिल हैं इसमें? पहली बात क्षमता, दूसरा अधिकारिता और तीसरा वितरण। क्षमता का मतलब कैपेसिटी, किसकी कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी से यूँ समझ लीजिए कि कौन कितना, जैसे हम भोजन परोसते हैं तो बच्चे की कैपेसिटी खाने की कम है तो उसे कम दिया जाएगा भोजन। किशोर की ज़्यादा है, उनको अधिक दिया जाएगा। वृद्ध व्यक्ति की भोजन, उसकी पाचन क्षमता कमज़ोर होती है, फिर कम दिया जाएगा। तो समाज में भी क्षमता के अनुसार सामग्री का वितरण होना चाहिए। और उसके लिए अधिकारिता, ऑथोरिटी किसके पास है, कौन उसके लिए अधिकारिता है, यानी कौन ऑथोरिटी है उसके लिए। वो जो ऑथोरिटी है उसको ये काम करना पड़ेगा। और उसको क्या काम करना पड़ेगा? उसको वितरण करना पड़ेगा सामग्री का। तो ये जो वितरण की बात है, जब तक वितरण समान मानदंड के आधार पर वितरण नहीं करेंगे, यानी आप जैसे हम यूँ करें कि सब एक लाइन में खड़े हो जाएं और सबको हम कह दें कि सबको 4-4 चपाती मिलेगी, सब पता लगा हमने उसको भी 4 चपाती दे दी जिसको 1 खाना था, और हमने उसको भी 4 ही चपाती दी जिसकी 6 की ज़रूरत थी। तो ये नहीं है। आवश्यकता के अनुसार उसका निर्धारण करना पड़ेगा और फिर हमको वितरण की प्रणाली को शामिल करना पड़ेगा। न्याय का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में एक शब्द आता है जस्टिस, जस्टिस से शब्द बना न्याय। और लैटिन में ये जो शब्द आया था जूस्टिया, इससे ये शब्द बना। जूस्टिया का मतलब होता है जोड़ना या बांधना। इसका जो शब्द है वो जोड़ना या बांधना, ये महत्वपूर्ण है। जस्टिस से बना और ये जूस्टिया से शब्द बना लैटिन भाषा से, और इसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। इस प्रकार न्याय क्या क्या जोड़ता है,
न्याय कानून को जोड़ता है, न्याय अधिकार को जोड़ता है, स्वतंत्रता को जोड़ता है, समानता को जोड़ता है, बंधुत्व को जोड़ता है। इन सब को एक सूत्र में बांधने का काम जो कर रहा है उसे हम न्याय कहते हैं। यानी आपस में व्यक्ति और इसी तरह से व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्र को जो जोड़ने का काम करता है वो भी न्याय कहलाता है। इसलिए अभी आपको याद होगा, हमने जब शुरू किया था तो कहा था कि जिस व्यवस्था में न्याय का उल्लेख नहीं है वहाँ अराजकता होगी। तो सद्गुणी व्यक्ति होने चाहिए। ग्रीक और यूनान दर्शन में भी इस बात को शामिल किया गया था, प्लेटो ने भी इसकी चर्चा की है और हमारे भारतीय दर्शन में भी इसकी चर्चा खूब हुई है। सामाजिक तौर पर हमारे यहाँ भी न्याय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। हम इस न्याय की व्यवस्था के बारे में देखें तो इसकी परिभाषाओं को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। डी राफेल जो हैं वो अपने न्याय की परिभाषा पर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों, याद रखने के योग्य है ये परिभाषा। रट लें इसको, लिख लें, समझ लें, दिमाग में बिठा लें। डी राफेल कहते हैं न्याय क्या है? न्याय व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा भी है और समाज की मर्यादा भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो आप ज़बानी तौर पर रट लीजिए इसको। इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, अधिकार भी और मर्यादा भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति का खुद का, पहली बात व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, मेरे अधिकार की रक्षा हो। मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ और मैं बोलने के अधिकार की रक्षा करना चाहता हूँ, मेरे बोलने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। न्याय कहता है कि हाँ, एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में आपके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, स्वतंत्रता के अधिकार की, बोलने की। लेकिन समाज की मर्यादा क्या है? मर्यादा यह है कि आपको बोलने की तो छूट है, लेकिन ऐसे अशिष्ट शब्दों को, गैर कानूनी गतिविधियों को, गैर कानूनी वक्तव्यों को देने की छूट नहीं है जो किसी दूसरे को हर्ट करती हैं और समाज की व्यवस्था को, मर्यादा को भंग करती हों। तो ध्यान रखिएगा, आज के रेफरेंस में ये बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक परिभाषा है डी राफेल की। दूसरी, बार्कर कहते हैं कि हम मानवीय संबंधों के साथ साथ शब्दों के संश्लेषण तथा एक मूल्य को दूसरे मूल्य के साथ जोड़ने पर जो काम करते हैं वो न्याय करते हैं। जे.एस. मिल कहते हैं न्याय नैतिक मूल्यों के उन निश्चित श्रेणियों का नाम है जो मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसलिए जीवन पथ प्रदर्शन के लिए किसी अन्य नियम से भी महत्वपूर्ण है न्याय। यानी जीवन का जो कल्याण है ना मनुष्य का, वो किससे निर्भर करता है? वो इसी पर निर्भर करता है, न्याय पर। थ्रीसीमेकस कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ये मामला गड़बड़ हो गया यहाँ आकर। ये थ्रीसीमेकस ने अलग तरह की व्याख्या कर दी है यहाँ पर। वो ये कहते हैं कि न्याय क्या है कि शक्तिशाली का हित है। यानी जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जो दूसरी शासन पद्धति है, जो तानाशाही पद्धति है, एनार्की है, जहाँ पर अराजकता है, वो है ये परिभाषा। लेकिन ये आज के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है। इन्होंने कहीं न कहीं से राजाओं के सर्वशक्ति संपन्न होने की व्यवस्था को न्याय के रूप में देखा है और उसी की बात कर रहे हैं। इसलिए यह परिभाषा स्वीकार्य नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में जरूर रहनी चाहिए। कांट कहते हैं कि न्याय हर व्यक्ति की बाहरी स्वतंत्रता है और अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता द्वारा सीमित की जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आपको स्वतंत्रता है, आपको हर व्यक्ति को बाहर की स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता बाहर के लोगों द्वारा सीमित हो जाती है। दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के साथ जब भी मेरी स्वतंत्रता की टकराहट होगी तो मेरी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक दूसरों की स्वतंत्रता से टकराती नहीं है। जैसे ही दोनों की स्वतंत्रताएं टकराएंगी तो दोनों की स्वतंत्रताएं सीमित हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही है। सॉलमन कहते हैं कि न्याय का अर्थ हर व्यक्ति को उसका हिस्सा प्रदान करना है। बिल्कुल ठीक बात है। हर व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना शेयर मिलना चाहिए, यही जस्टिस है। डेविड ह्यूम कहते हैं न्याय का अर्थ नियमों का पालन है, क्योंकि अनुभव से ये सिद्ध हो चुका है कि नियम सर्वहित के आधार होते हैं। बिना नियम के कोई परिवार नहीं चल सकता, बिना नियम के समाज नहीं चल सकता, बिना नियम के राष्ट्र नहीं चल सकता, बिना नियम के सरकार नहीं चल सकती है। तो इसलिए नियमों का होना आवश्यक है और उनकी पालना करना अत्यंत आवश्यक है, तभी न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है। अब आते हैं न्याय के प्रकार क्या हैं। न्याय के नैतिक न्याय, वैधानिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये न्याय के प्रकार हैं। इनको डिटेलिंग में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इनको।
न्याय के विविध आयाम क्या हैं? वितरणात्मक न्याय, सामुदायिक समानुपातिक न्याय, प्रतिक्रियात्मक न्याय और प्राकृतिक न्याय, ये न्याय के विविध आयाम हमने देखे हैं। अब बात आती है कि समकालीन वितरणात्मक न्याय क्या है। मार्क्स को हमने पढ़ा है और कार्ल मार्क्स ये कहता है कि आवश्यकता के आधार पर वितरण की जो बात वो कहता है कि क्षमता अनुसार कार्य करें और आवश्यकता अनुसार वितरण करें। यही सामंजस्य और यही न्याय है। क्षमता अनुसार कार्य, जिसकी जितनी क्षमता है, एक स्त्री है, एक बालक है, एक पुरुष है, एक वृद्ध है, एक युवक है, तो अपनी अपनी क्षमताएं सबकी भिन्न भिन्न हैं। तो जो जितनी क्षमता से काम कर सकता है वो क्षमता से अपना काम करेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार वितरण होना चाहिए। काम तो क्षमता से करेगा वो। एक वृद्ध व्यक्ति है, एक स्त्री है, उसकी क्षमता सीमित है, सीमित काम करेगी, लेकिन भोजन आप उसका सीमित नहीं कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि उसकी आवश्यकता जितनी है उतनी सामग्री उसको देनी पड़ेगी आपको। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। दूसरा है समकालीन उदारवादी व्यवस्था। ये जो समकालीन उदारवादी है, इसमें दो भावनाएं हैं, एक समाजवादी है और दूसरी स्वच्छंदतावादी है। ये स्वच्छंदतावादी लोग कहते हैं कि जो जितनी क्षमता उसको उतना ही मिलेगा, जो जितना, ये स्वीकार्य नहीं है लेकिन ये स्वच्छंदतावादियों का तर्क है। दूसरा कहते हैं कि समाजवादी ये कहते हैं क्षमता और आवश्यकता दोनों में तालमेल होना चाहिए। ये आज के युग के रेफरेंस में है और इसी बात को सबने स्वीकार भी किया है। न्याय के विविध आयाम क्या हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। न्याय के प्रकार हमने कर लिए, न्याय के विविध आयाम पढ़ लिए हमने, समकालीन वितरणात्मक व्यवस्था बात कर ली। प्लेटो के न्याय का स्वरूप पढ़ते हैं। प्लेटो दो प्रकार के न्याय की बात करता है। एक व्यक्तिगत न्याय है प्लेटो के अनुसार और एक सामाजिक न्याय है। आपने हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ा होगा और उसकी सामान्य इच्छा को आपने पढ़ा है और जानते हैं सामान्य इच्छा का इमर्ज कब होती है। सामान्य इच्छा व्यक्तिगत इच्छाओं की टकराहट के बाद, जब पूरे समाज के लोग आपस में एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर, उनको तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और जब कॉमन विल सामने निकल कर आ जाती है, तब सामान्य इच्छा का उद्भव होता है। तो प्लेटो कहता है जो व्यक्तिगत न्याय है, इस व्यक्तिगत न्याय से सामाजिक न्याय बड़ा होगा। व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को हम अन्यायपूर्ण स्थितियों में नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति और समाज में न्याय की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हमें सामाजिक न्याय का सहारा लेना पड़ेगा। अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वो प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, और अरस्तु ने बहुत सारे रेफरेंसेज में इसको न्याय की व्याख्या की है। तो अरस्तु के अनुसार न्याय जो है वो संपूर्ण नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति है, मॉरल वैल्यूज की एक्सप्रेशन है, ये सक्रिय सद्गुण का समूह है। और अरस्तु ने अपनी किताब एथिक्स में न्याय की परिभाषा करते हुए कहा कि अन्याय तब उत्पन्न होता है जब समान को असमान समझा जाने लगे और असमान को समान समझा जाने लगे। समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए, तब न्याय होगा। और इसीलिए अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए। अरस्तु कहता है कि पूर्ण न्याय या जनरल जस्टिस, और एक है पर्टिकुलर जस्टिस या विशेष न्याय। तो जो पूर्ण न्याय है वो क्या है? पूर्ण न्याय प्लेटो का जो सामाजिक नैतिकता वाला न्याय है, अरस्तु संपूर्ण न्याय को सात्विकता के शब्द से उसका प्रयोग करता है। और अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। पूर्ण न्याय क्या है? पूर्ण न्याय है कि जब समाज के लोग पूर्ण नैतिक गुणों से परिपूर्ण हों, चारित्रिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हों, तो यह पूर्ण न्याय कहलाता है। और विशिष्ट न्याय आप जानते ही हैं। विशिष्ट न्याय का मतलब हुआ कि जो किसी खास व्यक्ति, किसी खास संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष को या किसी छोटे समूह को दिए जाने के लिए काम किया जाए, पर्टिकुलर हो जब जस्टिस, तब यह विशिष्ट न्याय कहलाता है। न्याय की जो बड़ी परिभाषा और जिस पर बहुत लंबे समय तक काम हुआ है, जॉन रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और इन्होंने अपनी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी थी। और इसे उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था उसको इन्होंने एक तरह से खंडन किया और अतिक्रमण करते हुए कहा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार करके उदार समाजवादी राजनीतिक चिंतन के द्वारा ही हम काम कर सकते हैं। एक गुड सोसाइटी या एक उत्तम समाज
वही हो सकता है जिसमें न्याय का स्थान सर्वोच्च होता है या सर्वोपरि होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात इन्होंने इस बात में शामिल किया था। जॉन रॉल्स ने अपनी किताब में भी इसको उल्लेखित किया है। रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत है, अगर आप देखेंगे तो रॉल्स ने प्रभाव, विभिन्न न्याय के नियम और विशेषताएं, अपने सिद्धांत की व्याख्या इस आधार पर की है। और प्रभाव में उस पर किसका प्रभाव पड़ा? रॉल्स रॉय पर। उस पर लॉक का प्रभाव है, कांट का प्रभाव है, बेंथम का प्रभाव है। उसने इन तीन विचारकों से अपने न्याय के सिद्धांत को लिया, आगे बढ़ाया। रॉल्स रॉय ने शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत, न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत के रूप में उसका वर्णन किया है। और न्याय के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आशय क्या हुआ? न्याय की वितरणात्मक सिद्धांत को इन्होंने महत्वपूर्ण समझा है। अंतर के सूत्र का सिद्धांत यानी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का मतलब है कि अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। न्याय के नियम क्या हैं और न्याय के उचित क्षेत्र क्या हैं? समान स्वतंत्रता का नियम, अवसर की समानता और तर्कसंगत भेदभाव का नियम, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर में। रॉल्स रॉय पर सवाल भी रॉल्स के जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा भी होती है, उसके न्याय के सिद्धांत पर, और उसमें यह सबसे इम्पोर्टेंट भी है। विशेषताएं क्या है अगर आप देखेंगे तो पता साफ तौर पर नज़र आ रहा है, ये प्रोग्रेसिव जस्टिस है, प्रगतिशील न्याय है, न्याय का यहाँ समर्थन किया जाता है और इसका प्रगति और न्याय को आगे बढ़ाया गया है, इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। रॉल्स रॉय के जो न्याय के सिद्धांत हैं उनके जो दूसरे अन्य नाम हैं वो भी यहाँ दिए हुए हैं। शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय, न्याय का अनुबंध मूलक न्याय यानी समझौता सिद्धांत, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, अंतर के सूत्र या विभेदों का सिद्धांत और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत या क्षतिपूर्ण का सिद्धांत, ये भी कहलाता है। आप इनको रट लें, पहले वाले से और दूसरे वाले जो दोनों रूप हैं उसको ध्यान से देख लें। इनके शब्दों को यहाँ प्रयोग किया जाता है, इसमें बदलाव नहीं होगा। रॉल्स रॉय के न्याय के सिद्धांत से संबंधित जो शब्दावली है वो महत्वपूर्ण है। क्या क्या शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है? मूल संरचना का यानी न्याय की जो मूल संरचना है वो क्या है? न्याय की मूल संरचना के बाद उन्होंने समझौता पर उन्होंने कहा कि समझौता सिद्धांत पर बात की। उसके बाद उन्होंने अज्ञान पर पर्दा, वो कहते हैं कि अज्ञान का पर्दा जो है ना वो अगर आप डाल के रखेंगे तो न्याय नहीं दे सकेंगे। आप अपने ज्ञान को उद्घाटित कीजिए, अज्ञान के पर्दे से बाहर निकलिए और न्याय की उचितता का सिद्धांत यानी जस्टिफाई करिए। न्याय कहा जाता है कि न्याय करना महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। न्यायपालिका का ये नियम है। न्यायपालिका कहती है कि आप जो जस्टिस कर रहे हैं ना, न्याय, वो होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की बहुत लोगों ने आलोचना की और उस आलोचना में वो कहते हैं कि रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो कहते हैं कि इसका प्रयास सैद्धांतिक और आदर्श रूप में वितरण प्रस्तुत करना है। इस प्रक्रिया में स्वतंत्रता, अवसर की समानता, आत्मसम्मान आदि से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना की ज़रूरत है। सिद्धांत भी और आलोचना से मुक्त भी नहीं है, दोनों बातें हैं। वो कह रहे हैं कि सिद्धांत भी आपने बना दिए लेकिन आलोचना से आप मुक्त नहीं है। फिर भी रॉल्स के जो सिद्धांत हैं उसकी आलोचना मार्क्सवादियों ने की, समुदायवादियों ने की, नारीवादियों ने की, स्वेच्छाचारियों ने की और समविष्टियों ने भी की, यहाँ तक कि अमर्त्य सेन ने भी उसकी अपने तरीके से आलोचना की है। तो ये जो आलोचनाएं हैं अलग अलग, देखिए मार्क्सवादी आलोचना क्या कहते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार रॉल्स पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, फिर याद दिला दूँ मैं कि रॉल्स को ध्यान से पढ़िएगा। न्याय के सिद्धांत पर रॉल्स के विचारों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके बिना हमारा न्याय का सिद्धांत आगे बढ़ता ही नहीं है। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि इन्होंने पूंजीवाद पर जोर दिया, पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थक बताया। स्वेच्छावादी कहते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक द्वारा जो की गई है वो भेदमूलक है ये व्यवस्था, यानी इसमें भेदभाव पर ज़्यादा बल दिया गया है। रॉल्स ने समानता पर अधिक बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता को बलि दे दी है, ये भी कहा है। रॉल्स की आलोचना ये भी है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा समानता पर बल दे रहे हैं, इसलिए स्वतंत्रता उसमें समाप्त हो जाती है। अगला जो थिंकर है इसमें
जस्टिस वाले उसमें वो है नॉजिक। नॉजिक का न्याय का सिद्धांत, ये स्वेच्छाचारी कहलाते हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक अराजकता और राज्य का कल्पना लोक 1974 में एक किताब लिखी थी इन्होंने, और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये इनकी किताब का नाम है। और इसमें न्याय के हकदारी सिद्धांत की जस्टिस एलिमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस पर बात करते हैं। और इनका कहना यह है कि मनुष्य अपने परिश्रम से वैधानिक सीमाओं में रहकर जो संपत्ति अर्जित करता है वह उसकी अपनी संपत्ति है जिसका वह हकदार है। और इस तरह है नॉजिक लॉक के व्यक्तिवादी संपत्ति के सिद्धांत के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तो नियम ये था कि आप आधारभूत तत्वों के आधार पर न कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि एक आदमी ने कानून की सीमा में रहकर जितना कमाया है उस कमाए हुए को उसके आधार पर अगर वो अपने पास रखना चाहता है तो रखेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन रॉल्स कहता है कि आप चाहे कितना ही कमाएं आप, लेकिन आपको अपनी क्षमता और आवश्यकता से ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी भी यही कहते थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो था उनका, न्याय का सिद्धांत, कि आप पूंजी तो कमा लीजिए लेकिन मालिक नहीं बन सकते हैं आप उसके, वो समाज में वितरित करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट बना करके, जैसे ट्रस्टी जो है वो उसकी उपयोग करता है, उसी तरह से रॉल्स भी कहता है कि आप कितना ही कमा लीजिए लेकिन आप अपनी क्षमता से कमाइए, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। जबकि ये कहते हैं, नॉजिक कहते हैं कि आपने जितना न्यायपूर्वक कमा लिया वो सब आपका है। और यही कारण है कि आज के युग में पूंजीवादी व्यवस्था ने एक इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। एक तरफ संपत्ति का ढेर है, पहाड़ पर खड़े हैं लोग, इतनी संपत्ति उनके पास, एक तरफ जमींदोज हो गए हैं लोग जो खाई में चले गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो अंतर है वो इसीलिए हुआ कि क्षमता से कमाने के बाद आवश्यकता से ज़्यादा जब आप रखेंगे अपने पास तो न्याय की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसी तरह से नारीवादियों का न्याय का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको अवसर नहीं मिल रहा है, हर जगह पुरुषवाद हावी है और इसके कारण पर्सनल इन पॉलिटी के विचार में रोल्स को अपना लेना चाहिए। उनका कहना है कि नारीवादी व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से समर्थन दिया जाना चाहिए और महिलाओं को समानता के आधार पर पारिवारिक असमानताओं के संदर्भ को भी ध्यान में रखिए और महिलाओं को हर हाल में बराबरी का मौका देने की आवश्यकता है। न्याय से संबंधित ये कुछ किताबें हैं जिन पर हमने बात की। न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण किताबें जॉन्स रॉल, नॉजिक, हेयक, वॉल्जर और अमर्त्य सेन, ये उनकी किताबों के नाम दिए। द थ्योरी ऑफ जस्टिस, एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया, द मार्गी ऑफ सोशल जस्टिस और शार्प ऑफ जस्टिस और आइडिया ऑफ जस्टिस। ये अलग अलग लेखकों की अलग अलग किताबें जो आपके उसमें शामिल होती रहती हैं और आती रहती हैं। तो ये हमने इस तरह से हमने इसको कुल मिला के शामिल किया, ये हमने मोटे तौर पर। और इस तरह से हम इस पूरे रेफरेंस को अगर देखेंगे तो न्याय प्रणाली हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम न्याय प्रणाली के आधार पर इस कार्य को संपादित करने की कोशिश करेंगे। न्याय पर जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा उस पर और अपने ज्ञान को, अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें ताकि हम उसके रेफरेंस में बात करें। एक बार पुनः आप सबको गणपति के आज महोत्सव की, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और आप के लिए ईश्वर से प्रार्थना कि आपको सफलता मिले और आपको न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद।